Hello friends, I am Uma from MedMind channel. I hope you all are doing well. I know we all are in different struggling zone of our life. If you are facing something bad, then don't feel sad. Good things happen after hard time. So without wasting time, let's start our today's class. And the topic of the today class will be renal failure. Okay, what is renal failure? A condition in which kidney lose the ability to remove waste and balance fluid. एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो किडनी है वो अपनी जो एबिलिटी है वो लूज कर देती है। कौन कौन सी एबिलिटी? फर्स्ट इज रिमूव वेस्ट, बॉडी से वेस्ट का रिमूव करना, और जो दूसरी उसकी एबिलिटी क्या थी कि वो बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करती थी, उसको लूज करना। यानी अब वो किडनी क्या ना तो वो वेस्ट रिमूव कर पाएगी और ना ही बॉडी को जो फ्लूइड है उसको बैलेंस कर पाएगी। ओके तो जो ये है दो टाइप की होती है रीनल फेलियर। इट इज ऑफ टू टाइप, एक्यूट रीनल फेलियर ARF एंड सेकेंड वन इज CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर। जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है वो होता है सडन डैमेज होता है। क्या होता है? अचानक से क्या होता है? अचानक वाला डैमेज होता है, सडन एक्यूट। और ये क्या होता है? ये टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल होता है। टेम्परेरी फॉर अ शॉर्ट टाइम, रिवर्सिबल मीन्स इसको रिवर्स किया जा सकता है। वही जो क्रोनिक है वो प्रोग्रेसिव है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, प्रोग्रेसिव डैमेज है। और ये क्या है? परमानेंट है। कैसा है? परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, इससे कंडीशन को वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। तो ये थे इसके दो टाइप। आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम एक्यूट रीनल फेलियर को डील करेंगे। नेक्स्ट विल बी ऑन क्रोनिक रीनल फेलियर, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। आज की क्लास का एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आज हम ना केवल थ्योरी करेंगे, हम इनके साथ क्वेश्चनर्स भी करेंगे, ताकि एक्यूट रीनल फेलियर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन होंगे वो हम आज की क्लास में ही डील करेंगे, ताकि आपकी साथ के साथ थ्योरी और क्वेश्चन दोनों हो सकें। तो हम अपने सबसे पहले जो एक्यूट रीनल फेलियर उसकी डेफिनेशन को हम क्वेश्चन से ही सोल्व करते हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक्यूट रीनल फेलियर इज डिफाइंड एज। एक्यूट रीनल फेलियर को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑप्शन ए है आपके पास 15% और ग्रेटर इंक्रीज इन सीरम क्रेटिनिन अबोव बेस लाइन, एंड सेकेंड वन इज 20% और ग्रेटर इंक्रीज इन सीरम क्रेटिनिन अबोव बेस लाइन, एंड सी ऑप्शन इज 30% और ग्रेटर इंक्रीज इन सीरम क्रेटिनिन अबोव बेस लाइन, एंड डी इज 50% और ग्रेटर इंक्रीज इन सीरम क्रेटिनिन अबव बेसलाइन। मतलब सभी ऑप्शंस में ये बात बोली गई है कि क्रेटिनिन की जो वैल्यू होगी सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर, वो क्या होगी? एक में बोला है 15% और उससे ज्यादा, एक में बोला है 20% और उससे ज्यादा, एंड इसमें 30% और उससे ज्यादा, एंड इसमें 50% या फिर उससे ज्यादा अबव बेसलाइन, यानी जो बेसलाइन है उससे इतनी ज्यादा। ठीक है, तो अभी आपको 5 सेकेंड का टाइम, आप साथ के साथ अगर आपको पता है तो सोल्व कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो वाइडली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है ARF का वो है हमारा 50% और ग्रेटर इंक्रीज इन सीरम क्रेटिनिन अबोव बेसलाइन। यानी एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर 50% से भी ज्यादा सीरम में क्रेटिनिन की वैल्यू बढ़ जाती है, किससे? बेसलाइन से। ठीक है, तो जब ये बात उठी है कि इसकी तो हमें पता होना चाहिए इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है क्रेटिनिन की, तो वो देखिए। तो ये देखिए, सबसे पहले नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन लेवल इन मेल और फीमेल में दो अलग अलग है। जो मेल के अंदर इसकी क्रेटिनिन की वैल्यू होगी सीरम के अंदर वो होगी नॉर्मल 0.6 से 1.2 mg/dl। वही जो फीमेल है उनके अंदर 0.1 कम होगा, यानी 0.5 से 1.1। आप मेल की याद कर लीजिए, फीमेल में 1.1 कम, 0.6 to 1.2 किसके अंदर है? मेल के अंदर है। वहीं फीमेल के अंदर 0.5 से 1.1 mg/dl फीमेल के अंदर है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के कोजेज क्या क्या है। कोज क्या क्या है ये एक्यूट रीनल फेलियर के? देयर आर मेनली 3 कोज। वन इज फर्स्ट इज प्री रीनल कोज, सेकेंड इज इंट्रा रीनल, एंड थर्ड इज पोस्ट रीनल। प्री रीनल मतलब किडनी से जो पहले के कारण है जो क्या करवा सकते हैं? रीनल को, आपकी किडनी को फेल करवा सकते हैं। वही इंट्रा रीनल विद इन किडनी कोई प्रॉब्लम है, वही पोस्ट रीनल यानी किडनी के बियॉन्ड कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले प्री रीनल क्या है। प्री रीनल क्या है? रीनल से यानी किडनी से पहले पहले क्या हो जाएगा? अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज, यानी किडनी को ही सप्लाई कम मिले, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपोपरफ्यूजन ऑफ किडनी। किडनी क्या हो जाएगी? हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी, यानी उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया? GFR भी घट गया। ये मोस्टली 60 to 70% केसेस में प्री रीनल कोज होता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, किन किन केसेस में? लाइक हाइपोवोलेमिया, बॉडी के अंदर ब्लड ही कम है, हाइपोपरफ्यूजन, हेमरेज हो जाए, ठीक है, ब्लड लॉस हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक, बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम होने की वजह से शॉक में चली गई, कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, डिहाइड्रेशन,
इनकी वजह से रीनल तक ब्लड कम, मतलब अल्टीमेटली ब्लड रीनल तक कम जा रहा है, कारण कुछ भी हो, रीनल तक ब्लड कम जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, प्री रीनल कोज हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड वन विल बी इंट्रारीनल। सेकेंड वन है हमारा इंट्रारीनल जो कोज है, पहले हमने देख लिया प्री रीनल, अब इंट्रारीनल। इंट्रारीनल क्या होता है, इंट्रारीनल को हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डैमेज टू किडनी टिश्यू और ग्लोमेरुलाई डैमेज लीड टू इम्पेयर्ड फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है, किडनी को ही अचानक, किडनी में ही डैमेज आ गया, या किडनी की जो ग्लोमेरुलाई उसमें कोई डैमेज आ गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, लाइक रीनल फेलियर, रीनल ट्रोमा, अगर किडनी को ही कोई चोट पहुंचा दे, मतलब किडनी पे ही कुछ, मतलब उसको ही ट्रोमा हो जाए। सेकेंडली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, ऐसी ड्रग जो किडनी के लिए टॉक्सिक हो, लाइक जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, वेनकोमाइसिन, एनासेड्स, ऐसे बहुत सारी, लेड पॉइजनिंग, ये जो ड्रग्स है क्या होती है, किडनी के लिए क्या है, टॉक्सिक है। एंड थर्ड वन इज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्रिंसिक एआरएफ, इंट्रिंसिक एआरएफ के अंदर सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो क्या है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। इसके अंदर क्या हो जाता है, इंट्राट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो डील करने वाले हैं वो पोस्ट रीनल। थर्ड वन इज पोस्ट रीनल, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन बियॉन्ड किडनी, किडनी से रीनल को छोड़ के किडनी के बाद वाला फेज। किडनी के बाद में क्या हो सकता है, लाइक यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, वो किस किस की वजह से हो सकता है, कैलकुलाई यानी स्टोन हो जाए, ट्यूमर हो जाए, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इनकी वजह से क्या होता है, रीनल का फेल हो जाना, वो क्या है, ये है कोजेस प्री रीनल, इंटररीनल एंड पोस्ट रीनल। तो आपकी स्क्रीन पर जो अब क्वेश्चन है, देखिए जो भी कॉजेज मैंने बताया उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। एक्यूट रीनल फेलियर सेकेंडरी टू कार्डियोजेनिक शॉक इज कंसिडर एज, अगर रीनल फेलियर सेकेंडरी मतलब कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से हो, ठीक है, किसकी वजह से हो, कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से हो, तो किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, प्री रीनल के अंदर आएगा, इंट्रिंसिक, पोस्ट रीनल और इडियोपैथिक। अभी जैसे कि मैंने अभी आपको कॉजेज बताए थे, मैंने 3 टाइप्स में बताए थे, प्री रीनल, पोस्ट रीनल, प्री रीनल, इंट्रिंसिक, पोस्ट रीनल। ठीक है, तो मुझे बताओ मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर सेकेंडरी टू कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक क्या, जब हार्ट अनएबल टू पंप एनफ ब्लड टू सप्लाई वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स तक अगर वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है पंपिंग के थ्रू, तो उस टाइम पर जो शॉक होता है वो कार्डियोजेनिक शॉक है। तो यानी क्या ये किडनी की प्रॉब्लम है, नहीं। क्या ये किडनी के बाद की प्रॉब्लम है, नहीं। ये क्या है, किडनी से पहले परफ्यूजन इम्पेयर्ड होने की वजह से। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर होगा ए, प्री रीनल कोज। तो जो एक्यूट रीनल फेलियर सेकेंडरी टू कार्डियोजेनिक शॉक इज कंसिडर्ड एज प्री रीनल। नेक्स्ट जो हम डील करने वाले हैं टॉपिक वो होगा फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के 4 फेजेस हैं। फर्स्ट वन इज इनिशियल फेज, सेकंड वन इज ओलिग्यूरिक फेज, थर्ड वन इज पॉलीक्यूरिक फेज, फोर्थ वन इज रिकवरी। इनके नाम ही इनको डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इनिशियल फेज यानी जब स्टार्टिंग होगी, ओलिग्यूरिक फेज जब जिसके अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, पॉलीयूरिक फेज जब यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, रिकवरी फेज यानी बॉडी रिकवरी की तरफ आ जाएगी। तो अब हम एक एक फेज को डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल फेज क्या है। जो इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल इंसल्ट टू किडनी ड्यू टू फैक्टर्स एंड एंड विद ओलिग्यूरिक फेज। यानी जब किडनी क्या होता है, किडनी में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स जो कोज कर रहे हैं। ठीक है, और ये किसके साथ एंड हो जाता है, और जब ओलिग्यूरिया फेज स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियल फेजेस मतलब उसकी स्टार्ट हो जाना, यानी एक्यूट रीनल फेलियर यानी किडनी जो है उसका फेल होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड फेज। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ओलिग्यूरिया फेज से, पॉलीयूरिया फेज से। अब हम उसको देखेंगे। देखो, तो हमारा सेकंड फेज है ओलिग्यूरिया फेज। अब ये ओलिग्यूरिया फेज क्या है, देखो जैसे अब रीनल के मैंने क्या बताया था, रीनल का फंक्शन क्या है कि वो क्या करता है, बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड इन सब की बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, और इन एक्सेस इनको बाहर निकालता है। लेकिन अब जैसे क्या किडनी फेल होना स्टार्ट हो गया, तो इस फेज में क्या होगा, ओलिग्यूरिया फेज के अंदर, इस फेज के अंदर बॉडी के सीरम के अंदर यानी ब्लड के अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, उन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी जिनको नॉर्मली क्या होना था, एक्सक्रीट आउट होना था। लाइक कौन कौन से, यूरिया, जिनको यूजुअली किडनी क्या करती थी, एक्सक्रीट करती थी, लाइक यूरिया,
क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इंट्रासेलुलर कैटायंस लाइक पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, जिनका बॉडी के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में ही बैलेंस बचना था, लेकिन क्या हो जाने लगे हैं वो बॉडी के अंदर, वो बॉडी से बाहर वॉश आउट नहीं हो रहे हैं, बॉडी के ही अंदर क्या होने लग जाते हैं, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं इस फेज के अंदर, ठीक है। अब जब वो एक्यूमुलेट होंगे तो उनकी वजह से जो जो चीज़ें होंगी हम उन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ साइन ऑफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। अब जो ब्लड से वॉल्यूम, अब जो बॉडी से वॉल्यूम जा रहा था, नॉर्मली किडनी क्या करती थी, एक्सक्रीट आउट करी है, लेकिन जैसे नाम एक्सप्लेन करा ओलिगोयूरिया फेज, यानी बॉडी से बहुत कम ही क्या हो रहा है, यूरिन आउटपुट होने की वजह से नाम भी क्या है, ओलिगोयूरिया फेज। तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्सेस में हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहले बात आएंगे हम साइन ऑफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। तो अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ओलिगोयूरिया फेज है, ओलिगोयूरिया फेज मतलब बॉडी के अंदर से बाहर कम अमाउंट में क्या जा रहा है, यूरिन के थ्रू, जो यूरिन था वो बहुत ही कम अमाउंट में जा रहा है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया, यानी बॉडी के अंदर ही फ्लूइड क्या रहने लगा है, कंजर्व हो गया है, बॉडी के अंदर ही रह रहा है फ्लूइड। तो बॉडी के अंदर फ्लूइड रहेगा तो यानी बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्सेस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होगा। अब उसकी वजह से भी कोई ना कोई क्या आएंगे, साइन आएंगे, तो हम उन साइन को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो फेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर है, उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो ओलिगोयूरिया फेज है वो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ओलिगोयूरिया फेज में फ्लूइड के एक्सेस होने से क्या क्या हो सकता है, देखो ऑब्वियसली अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड होगा तो हाइपरटेंशन होगी, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो हाइपरटेंशन। एडिमा, बॉडी के इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। प्लूरल डिफ्यूजन होने के चांसेस है, बॉडी के जो लंग्स हैं, लंग्स के जो प्रोटेक्टिव लेयर है उनके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा तो प्लूरल डिफ्यूजन। वहीं अगर वो क्या बोलते हैं, हार्ट की लेयरिंग पे जो उसको कवर किया हुआ है पेरिकार्डियम, उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से वो हार्ट पर प्रेशर डालेगा, ठीक है, तो मतलब अगर वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन। अब वो वहाँ इकट्ठा होने की वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट क्या नॉर्मली पंप कर पाएगा जैसे कर रहा था, नहीं, तो चांसेस ऑफ डिसरिथमिया, हार्ट फेलियर। और अगर वो लंग्स के अंदर ही एक्यूमुलेट हो गया तो पल्मोनरी एडिमा। तो उनकी वजह से क्या क्या हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है जब एक्यूट रीनल फेलियर होता है, और उसके अंदर जब वो ओलिगोयूरिया फेज में चल रहा हो तो ये कंडीशन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साइन ऑफ यूरेमिया। मैंने कहा जो यूरिन के अंदर से यूरिया पहले बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा था वो भी बॉडी के अंदर रह रहा है, वो भी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। जब वो एक्यूमुलेट हो गया, यानी जो जो चीज पहले बाहर जा रही थी, नॉर्मली फंक्शन कर रहा था, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा तो उसकी वजह से जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे हम वो देख रहे हैं। नॉर्मली क्या जा रहा था, यूरिया बाहर जा रहा था, अब यूरिया अंदर है, तो उसकी वजह से देखेंगे उसने क्या किया। देखिए मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गई, वो क्या है, जो ओलिगोयूरिया फेज है उसके अंदर जो यूरिन का आउटपुट होगा वो लेस देन 400 ml पर डे होगा। जो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, उसकी अमाउंट लेस देन 400 ml हो जाएगी पर डे। पूरे दिन में 24 घंटे में 400 ml से उसका कम क्या होगा, यूरिन आउटपुट होगा। देखिए नेक्स्ट जो फेज मैंने बताया था, नेक्स्ट जो सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स होंगे ओलिगोयूरिया फेज के, सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ साइन ऑफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। नेक्स्ट इज साइन ऑफ यूरेमिया। अब बॉडी के अंदर क्या है, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिया एक एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, वही नोजिया, वोमिटिंग, प्रूराइटिस, यानी इनको ईचिंग होने लगेगी स्किन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है, उसकी वजह से होता है ये। थर्ड वन इज साइन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बॉडी से बाहर जो हाइड्रोजन जो ये है एसिड, ये क्या रहा है, आउट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से क्या रहा है, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बाइकार्बोनेट से अलग कुछ भी अगर होगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट से अलग, तो क्या हो जाएगा, वो मेटाबॉलिक के अंदर आएगा, किसमें आएगा, मेटाबॉलिक के अंदर, ठीक है। अब एसिड एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो एसिडोसिस। तो देखो बॉडी के अंदर एसिड अगर इकट्ठा होगा तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, बॉडी एक्सेस वॉल्यूम में क्या करेगी, किडनी में अगर कुछ खराबी है तो लंग्स हेल्प करेंगे। लंग्स कैसे करेंगे, ताकि बार बार बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन से, ठीक है, पेशेंट क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुस्मोल रेस्पिरेशन, ठीक है, तो उसके साइन क्या नजर आएंगे, कुस्मोल रेस्पिरेशन, पेशेंट बहुत ज्यादा हाफता हुआ नजर आएगा, बार बार सांस ऐसे जल्दी जल्दी ले रहा होगा ताकि बॉडी से एसिड को बाहर निकाल सके CO2 के थ्रू, ठीक है। फोर्थ वन इज साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने की वजह से वो ब्रेन में भी एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस लेवल भी क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये थे फ्लूइड वॉल्यूम, यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयन यानी एसिड के एक्यूमुलेशन से, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इनके एक्यूमुलेशन से जो रहा था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में क्या इम्बैलेंस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, तो अब हम उनको देखते हैं। अब देखते हैं इस
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होगा। देखो इसको इतनी इजीली तरीके से हम समझेंगे ना। देखो ओलिगोरिया फेज है, पहले बात तो आपको ये रिलेशन हमेशा याद रहने चाहिए। जैसे मैथ्स में क्या होता है, साइन कोस थीटा वाले जो कुछ होते हैं ना, वो हमेशा याद रहता है ना, वैसे ये हमेशा याद रहने चाहिए इनकी रिलेशनशिप। पोटाशियम सोडियम का 36 का आंकड़ा है, पोटाशियम बढ़ेगा तो सोडियम घटेगा। मैग्नीशियम फॉस्फोरस भाई भाई हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम का भी उल्टा आंकड़ा है, ठीक है। तो अब ये देखो ओलिगोरिया फेज में क्या हो रहा है, कैल्शियम क्या होता है, देखो जो ज्यादा होंगे पहली बात वो देख लो, हाइपर मैग्नीशियमिया होगा, हाइपर फॉस्फेटेमिया होगा और हाइपर कैलेमिया होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर से क्या नहीं हो रहे, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे हैं ये, ठीक है। तो अब ये कहोगे ये तो नहीं हो रहे, तो ये कैसे हो रहे, नहीं अब ये नहीं हो रहे थे, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया क्या हो रखा है, हाइपोकैल्सीमिया क्या है इनका, अगर जब बॉडी के अंदर मैग्नीशियम बढ़ रहा है तो कैल्शियम उसका क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये बढ़ेंगे तो कैल्शियम को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। और ऊपर से जीआई क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन के थ्रू जो इसका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो याद करने के लिए आपको मैं बता रही हूँ, हाइपर मैग्नीशियमिया ये जो है ये दोनों बढ़ेंगे, और मैग्नीशियम और फॉस्फोरस तो भाई भाई हैं, ठीक है, इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर मैग्नीशियम बढ़ गया तो फॉस्फोरस भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मैग्नीशियम बढ़ा तो कैल्शियम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वही मैंने कहा पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है, अगर पोटाशियम बढ़ेगा तो सोडियम कम हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए इसके अंदर क्या होता है, वैसे क्या होता है, अब आप सोचोगे कि जैसे कि नाम बता रहे कि ओलिगोरिया फेज के अंदर तो बॉडी से तो कुछ एक्सक्रीट आउट हो ही नहीं रहा है, तो हाइपोनेट्रीमिया क्यों रहा है। वैसे समझने वाले से देखे जाए तो कि बॉडी से तो कुछ बाहर जा ही नहीं रहा, तो सोडियम क्यों जा रहा है। देखो सोडियम बाहर नहीं जा रहा है, सोडियम भी बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, सोडियम भी बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन बात क्या हो रही है, सोडियम और वाटर की लव स्टोरी जो मैंने पहले बताया था, जब जहां जहां सोडियम होगा वाटर वहां वहां होगा, तो सोडियम तो अपने आप में उतना ही था, लेकिन वाटर की प्रेजेंस से वो क्या हो गया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो गया है, ठीक है। उसके कंपैरेटिवली क्या हो गया, सोडियम, अगर समझो एक तो एक ग्लास में तुमने 4 चम्मच चीनी मिला रखी है, ठीक है, वही 4 चम्मच चीनी अगर तुम एक पूरे जग के अंदर डालोगे तो वो कम हो गई ना, ठीक है। चीनी तो सेम है, यानी सोडियम तो सेम है, ठीक है, बॉडी, लेकिन अब पानी ज्यादा बढ़ गया है, क्या हो गया, पानी ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो गया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। तो इसको हम बोलेंगे डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। ये कौन सा नेट्रीमिया है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया है ये वाला, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे, और एक इसमें क्या होगा, अनीमिया भी होगा, ठीक है। क्या होगा, अनीमिया भी ओलिगोरिया फेज के अंदर होता है, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन लेवल कम होने की वजह से रिड्यूस इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ओलिगोरिया फेज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस, मैंने आपको बता दिया यही है, क्वेश्चन हियर फिर के यही आएगा, हाइपर कैलेमिया आएगा, हाइपोकैल्सीमिया आ जाएगा, ये मेन है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया भी आ सकता है, ठीक है, और हाइपर मैग्नीशियमिया इनसे भी रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर कैलेमिया है, ठीक है। तो ये था ओलिगोरिया फेज का। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलीयूरिया फेज क्या है। देखिए नेक्स्ट जो फेज है वो हमारा पोलीयूरिक फेज है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर से इसके अंदर क्या होगा, जैसे ओलिगोरिया के अंदर तो बॉडी से यूरिन अमाउंट बहुत ही कम हो गई थी, 400 ml, लेस देन 400 ml हो गई थी। लेकिन इस फेज में क्या होगा, ग्रेजुअली आपका यूरिन आउटपुट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, जो क्या सिग्नल करेगा कि आपका जो ग्लोमेरुलर है फिल्ट्रेशन है वो नॉर्मल की रिकवरी की तरफ हो रहा है, वो रिकवर हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, यूरिन आउटपुट इसमें क्या हो जाता है, मोर देन 4 to 5 लीटर पर डे, यानी जहाँ 400 ml से कम हो गया था वो 4 to 5 लीटर पर डे से भी ज़्यादा हो चुका है किसके अंदर, पोलीयूरिया फेज, इसलिए इसका नाम रखा पोलीयूरिया फेज। अब पोलीयूरिया होने की वजह से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे जो यूरिक एसिड थे, क्रिएटिनिन थे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन था, ठीक है, जो बॉडी के अंदर वेस्ट एक्यूमुलेट हुआ था वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नॉर्मल हो जाएगा। जो ब्लड के अंदर हाइपर वॉल्यूमिया हो रखा था, हाइपर टेंशन हो रखी थी, वो ठीक हो जाएगी। पेशेंट को चांसेस क्या है, हाइपोटेंशन के, ना कि हाइपर टेंशन के। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, कि कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। अब देखिए पोलीयूरिया फेज के अंदर पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, हाइपो हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। अब आप सोचोगे कि इनका तो अपोजिट रिलेशनशिप होता है ना, किसका, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम। लेकिन देखो रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन अब बॉडी से जब नॉर्मल अमाउंट में नहीं, अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है,
एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो ये अपने उससे नॉर्मली से क्या हो जाएंगे, हाइपो में ही जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल नहीं रहेंगे। सोडियम अब एक्चुअल में डिक्रीज हो गया, तब तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया था, अब बॉडी से एक्चुअली ही क्या हो रहा है, वॉश आउट हो रहा है, ठीक है, इस फेज में तो सभी के सभी क्या होंगे, हाइपो होंगे। तो जो मेन चीज़ है जो आपको याद रखने की है, या जो क्वेश्चनियर्स, ये तो रिकवरी फेज की तरफ आ रहा है। अब रिकवरी के टाइम पर तो क्या होंगे, ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हो रखी थी, मेन चीज़ क्या है, उन सबको एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक है। लेकिन जो आपको फेज याद रखना है एक्यूट रीनल फेलियर, ये तो हमने रिकवरी पर लिया है, लेकिन अगर यही चीज़ आगे तक लेकर जानी, यानी क्रोनिक रीनल फेलियर में बढ़ेगा, तो पोलीयूरिया फेज नहीं, ओलिगूरिया फेज से ही क्या हो जाएगा, सिचुएशन और ज़्यादा वर्स होनी स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी, वो पोलीयूरिया फेज पे नहीं आएगा, ठीक है। ये तो रिकवरी का साइन है, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्यूट रीनल फेलियर में वो रहेगा आपका क्या, ओलिगूरिया फेज, ठीक है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट होगा आपका रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में क्या होगा, जो आपकी किडनी है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, रीनल फंक्शन, ठीक है। ये 3 से 12 मंथ तक टाइम लेती है। फोर्थ फेज कौन सा है, फोर्थ फेज है आपका रिकवरी फेज। विच वन इट इज, रिकवरी फेज, जिसके अंदर आपकी किडनी क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, जिसको होने में 3 से 12 महीने लगते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके फेजेस। अब हम देखेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पैरामीटर हेल्पफुल टू असेस द रीनल फेलियर एज अर्ली एज पॉसिबल। ऐसा पैरामीटर जो असेस कर सके, हेल्पफुल हो असेस करने में कि रीनल फेल हो चुका है, किडनी फेल हो चुकी है, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, वन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूरिन आउटपुट, थर्ड वन इज क्रेटिनिन क्लियरेंस एंड फोर्थ वन इज जीएफआर। अब देखो हमें इसको मतलब, अब देखो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बढ़ जाता है, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है, क्रेटिनिन क्लियर भी नहीं हो पाता, और जीएफआर रेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, पहली बात तो ध्यान रखना है एज अर्ली एज पॉसिबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन सबको अलग कर देता है आपके एक्चुअल आंसर से। वो क्या, देखो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का डायरेक्ट संबंध किडनी से वैसे नहीं है। कैसे है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन तब भी बढ़ सकती है बॉडी के अंदर जब क्या हो रहा है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उससे भी बर्न का लेवल बढ़ सकता है। तो क्या ये एक्चुअल में रीनल फेलियर को दिखा रहा है, नहीं। यूरिन आउटपुट भी और कंडीशन से बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है। लाइक डायूरेटिक अगर आप कोई वो दे रहे हैं, ठीक है, इंजेक्टेबल्स दे रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से हो सकता है, या फिर ब्रेन के डिसऑर्डर की वजह से भी क्या हो सकता है, यूरिन आउटपुट डायूरेसिस हो सकता है, ठीक है, जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है, ये सब चीजों का इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये रीनल फेलियर को एज अर्ली एज पॉसिबल नहीं शो कर सकता। वहीं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के भी अलग अलग कंडीशन है जिससे हो सकता है, लेकिन जो एक सबसे मेन क्रिएटिनिन है ना, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ये बिल्कुल रीनल मतलब किडनी इसके लिए बिल्कुल मेनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बिल्कुल साथ के साथ अगर किडनी जैसे जैसे फेल होगी वो उतना ही क्या होता है, क्रिएटिनिन को क्लियर नहीं कर पाएगी, ठीक है, बॉडी से क्रिएटिनिन को रिमूव आउट, वॉश आउट नहीं कर पाएगी। तो इसका आंसर होगा सी, जो होगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ये एज अर्ली एज पॉसिबल असेस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल पैरामीटर है, ठीक है। अब आ गए हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, जो एग्जाम्स में आते हैं उनके फेवरेट क्वेश्चंस क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड। एक्यूट रीनल फेलियर रिजल्ट इन, ठीक है, पहली बात तो बहुत सारे बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन एग्जाम के अंदर भी एआरएफ दे देते हैं डायरेक्टली। तो एआरएफ इज एक्यूट रीनल फेलियर, इन टर्म से वाकिफ हो जाइए, ठीक है। एआरएफ रिजल्ट इन ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया एसिडोसिस, ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया अल्कलोसिस, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया एसिडोसिस एंड ऑप्शन डी हाइपोकैलेमिया अल्कलोसिस। अब अगर ये क्वेश्चन देखकर और आपने पूरी क्लास अटेंड कर ली है तब भी आप आंसर नहीं आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्लास को दोबारा समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर आंसर कर रहे हैं, अब देखिए कैसे क्या कुछ होगा। मैंने क्या बताया, रीनल फेलियर मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे इसके ओलिगूरिया फेज से रिलेटेड है, ठीक है। आप इसमें पोलीयूरिया फेज नहीं, अगर आपसे रैंडमली कुछ भी पूछा जा रहा है ना एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है, तो आप ओलिगूरिया फेज की बताओगे, क्योंकि पोलीयूरिया फेज तो रिकवरी फेज है, ठीक है। हमें यहाँ प्रॉब्लम बतानी है, वो उसके मेन ओलिगूरिया फेज की है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। मैंने क्या कहा था, जो ओलिगूरिया फेज है उसके अंदर क्या बॉडी के अंदर क्या पोटाशियम एक्सक्रीट आउट हो जाता है या फिर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। ऑब्वियसली क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर से हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जो क्या होते हैं एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते हैं, तो क्या हो जाता है एसिडोसिस। तो हाइपरकैलेमिया प्लस एसिडोसिस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइपरकैलेमिया एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। अभी जो मैंने ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पढ़ाए हुए हैं उसमें से हैं और आपके सारे टॉपिक को भी कवर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटी नीड टू बी क्लोजली मॉनिटर इन द डायूरेटिक फेज ऑफ रीनल फेलियर। देखो जब डायूरेटिक फेज
बताया जाए ना, यानी पॉलीयूरिक फेज, डायरेटिक फेज इज पॉलीयूरिक फेज, ठीक है। जब आपको वो फेज पूछा जाएगा ना तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा। अगर कुछ मेंशन नहीं किया जा रहा तो इट मींस ओलिगोरिया फेज के बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, क्या ओलिगोरिया डायरेटिक फेज या ओलिगोरिक फेज के अंदर हाइपरकैलेमिया हाइपोनेट्रीमिया होता है? नहीं। क्या हाइपरकैलेमिया हाइपरनेट्रीमिया होता है? नहीं। क्या हाइपोकैलेमिया और हाइपरनेट्रीमिया होता है? बिल्कुल नहीं। क्या हाइपोकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया? हाँ, उसमें सोडियम और पोटाशियम दोनों का ही लेवल कम हो जाता है। पोटाशियम तो कम इसलिए हो जाता है क्योंकि बॉडी मतलब वॉश आउट कर रही है, और सोडियम का भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ओलिगोरिया फेज था उसके अंदर तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया था, लेकिन इसके अंदर में तो एक्चुअल में ही सोडियम बाहर गया, पोटाशियम बाहर गया, सब कुछ बहा दिया किडनी ने। क्या क्या या मतलब एक या तो काम ही नहीं कर रहा था, जब काम किया तो सब कुछ बहा दिया, ठीक है। ये है आपका, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर इलेक्ट्रोलाइट एलिवेटेड इन द ओलिगोरिक फेज ऑफ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के अंदर जो सबसे मेजर इलेक्ट्रोलाइट है जो एलिवेटेड होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। अब आप सभी सोच रहे होंगे, पहली बात तो यहाँ से दो, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ये देखेंगे। सबसे पहले सोडियम, क्या सोडियम ओलिगोरिया फेज के अंदर बढ़ता है? नहीं, ये तो पॉलीयूरिया फेज के अंदर भी नहीं बढ़ता, दोनों फेज के अंदर ये तो डाउन ही रहता है। कैल्शियम क्या बढ़ता है? नहीं, कैल्शियम दोनों में ही क्या रहता है, कैल्शियम कम रहता है, ठीक है, ये भी कम है। बात रहेगी दोनों, हाँ वो बढ़ जाते हैं ओलिगोरिया फेज के अंदर, पोटाशियम भी और फॉस्फोरस भी। लेकिन क्या फॉस्फोरस इज इंपॉर्टेंट? जब पोटाशियम की बात हो रही हो, पोटाशियम जो कार्डियक जो क्या कर सकता है, अरिथमिया ला सकता है, डिसअरिथमिक कर सकता है पेशेंट को, ठीक है, सीधा हार्ट पर एक्शन है, तो उस आगे फॉस्फोरस की कुछ नहीं है, ठीक है। तो पोटाशियम इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है आने वाले क्वेश्चन, यही है जो मैं भी बता रही हूँ ना, इन्हीं में से ही वो करके ही क्वेश्चंस बनेंगे। पोटाशियम यही इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट क्या है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट with acute kidney failure who is receiving a protein restricted diet. The client is asked whether diet is necessary. What information should the nurse include in response to client question? एक नर्स है वो केयर करिए क्लाइंट की जो कि ARF का है, ठीक है, उसको एक प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट दे रही है। तो पेशेंट पूछे क्यों मिल रही है मुझे प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, तो उसका क्या आंसर करना चाहिए? देखो ऑप्शन ए हाई प्रोटीन इनटेक एंश्योर एन एडिक्वेट डेली सप्लाई ऑफ अमाइनो एसिड टू कंपनसेट फॉर लॉसेस। पहले मैं आपको सारे एक बार पढ़ के बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड हो गया है। ऑप्शन बी, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड आर नेसेसरी इन द डाइट टू सप्लाई मटेरियल्स फॉर टिश्यू प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन सी, this supply only essential amino acid reducing the amount of metabolic waste product thus decrease stress on the kidney. Option D, urea nitrogen cannot be used to synthesis amino acid in the body, so the nitrogen for amino acid synthesis must comes from dietary protein. अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, a high protein intake ensure an adequate daily supply of amino acid to compensate for losses. अब मुझे एक बात बताओ, पहले उस पेशेंट को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं हाई प्रोटीन अगर हम दे तो क्या हो जाएगा, उसकी जो डेली सप्लाई है ना अमीनो एसिड की वो कंपनसेट हो जाएगी जो लॉस हो रहा है। पहली बात, लॉस हो ही नहीं रहा, बॉडी के अंदर सब कुछ कंजर्व हो रहा है, बॉडी अनेबल है इसको एक्सक्रीट आउट करने में, तो हमें हाई प्रोटीन डाइट उसको देनी नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गई है, ठीक है। बॉडी अनेबल है वॉश आउट करने के लिए जिनको, ये प्रोटीन को। नेक्स्ट इज essential and non-essential amino acid are necessary in the diet to supply materials for tissue protein synthesis. स्टेटमेंट यही गलत हो गई। क्यों स्टेटमेंट गलत होगी? कि हमारी बॉडी है ना असेंशियल, हमारी बॉडी नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड खुद से प्रोड्यूस करती है जो कि हमें असेंशियल हम खाने से लेते हैं, बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। जबकि ये बोला असेंशियल नॉन असेंशियल दोनों ही नेसेसरी है डाइट से, डाइट से नहीं, डाइट से सिर्फ असेंशियल है, नॉन असेंशियल हमारी बॉडी खुद बना रही है। स्टेटमेंट गलत इसलिए हटा दो। ऑप्शन सी, thus supply only essential amino acid reducing the amount of metabolic waste product thus decrease। देखो भाई, अगर हम उसको प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट यानी थोड़ा मतलब प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करके प्रोटीन जिसमें कम हो वो डाइट देंगे तो देखो बाहर से दे रहे हैं तो असेंशियल अमीनो एसिड की कमी भी पूरी हो गई, लेकिन रेस्ट्रिक्ट करके दे रहे हैं तो किडनी के ऊपर वेस्ट प्रोडक्ट का क्या भी बढ़ेगा, स्ट्रेस भी नहीं बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन है हमारा, यानी हम इसको देख सकते हैं, लेकिन हम एक बार अगला ऑप्शन भी देखेंगे क्या पता वो इससे ज़्यादा सही हो। ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन वो क्या है, यूरिया नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज टू सिंथेसिस अमीनो एसिड इन द बॉडी, सो द नाइट्रोजन फॉर अमीनो एसिड सिंथेसिस मस्ट कम्स फॉर डाइटरी प्रोटीन। पहली बात स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन ये तो क्या अमीनो एसिड का वेस्ट है। यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ठीक है।
तो ये जो यूरिया नाइट्रोजन, ये तो प्रोटीन का वेस्ट मेटाबॉलिज्म है, ना कि यूरिया नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनेंगे, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारी इनमें से सही स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करें वो क्वेश्चन जिनकी लेंथ देखकर हम घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बहुत लेंदी होते हैं, लेकिन अब हम इनको सॉल्व करेंगे विद रैशनल। जो ऑप्शन में और भी हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। A nurse is assessing a client with a diagnosis of kidney failure for clinical indicator of metabolic acidosis. Why metabolic acidosis develops with kidney failure? What should the nurse conclude the reason? नर्स को रीजन कंक्लूड करना है कि क्यों मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो रहा है किडनी फेलियर के साथ। मतलब पूरे इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, व्हाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप्स विद किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रहा है? अब हम इसके ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ, इनेबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स टू सिक्रीट हाइड्रोजन एंड कंजर्व्ड बाइकार्बोनेट। ऑप्शन ए बोल रहा है कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो उनकी इनेबिलिटी हो जाती है क्या सिक्रीट करने की, एक्सक्रीट आउट करने की हाइड्रोजन को और कंजर्व करने की बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को कंजर्व नहीं कर पाते और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाते। नेक्स्ट ऑप्शन इज बी, डिप्रेस्ड रेस्पिरेटरी रेट बाय मेटाबॉलिक वेस्ट एंड कॉजिंग CO2 रिटेंशन। एंड द थर्ड वन इज इनेबिलिटी ऑफ द renal tubules to reabsorb water to dilute the acid content of blood. And the fourth one is impaired glomerular filtration causing retention of sodium and metabolic waste product. अब हम बात करते हैं, पहले एक एक को हम देखेंगे फिर बताएंगे आंसर कौन सा है। देखो, सबसे पहले मैं ऑप्शन डी की तरफ जाती हूँ, impaired glomerular filtration causing retention of sodium and metabolic waste product। अब क्वेश्चन पूछ रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हुआ और ये बता रहा है सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन से अडीमा ये चीजें तो होंगी, लेकिन एसिडोसिस से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं, तो ऑप्शन डी कैंसिल, कोई नहीं बन रहा है इसका। तो ऑप्शन सी बोला है इनेबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स टू रीअब्सॉर्ब वाटर टू डाइल्यूट द एसिड कंटेंट ऑफ ब्लड। देखो, वाटर के रीअब्सॉर्प्शन से, ठीक है, एसिड के अंदर या बॉडी के पीएच के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, किसके? रीअब्सॉर्ब, वाटर के रीअब्सॉर्ब की। ये बोला ऑप्शन, इनेबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स इनेबल हो जाते हैं वाटर को रीअब्सॉर्ब करने से, जिसकी वजह से डाइल्यूट हो जाते हैं एसिड। इसका कोई तुक नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट पीएच पर इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी के अंदर। अगर वाटर कंजर्व हो रहा है, हमने कहा था ना वाटर एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, क्योंकि क्या हो रहा है, डायूरेटिक हो रहा है, सॉरी ओलिग्यूरिया फेज आ रहा है पेशेंट को। ठीक है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो नहीं, इसका कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ऑप्शन बी, तो ये भी कैंसिल। ऑप्शन बी, डिप्रेस्ड रेस्पिरेटरी रेट बाय मेटाबॉलिक वेस्ट एंड कॉजिंग CO2 रिटेंशन। स्टेटमेंट ही गलत है। जब CO2 रिटेंशन बॉडी के अंदर एसिडोसिस जब होता है तो बॉडी कंपनसेटरी उसमें कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन होना लगता है। पेशेंट तो ना ऐसे ब्रीदिंग बहुत हाइपर वेंटिलेट हो जाता है, ऐसे लंबे लंबे सांस गहरे, मतलब फास्ट रेस्पिरेट करता है। तो ऑप्शन बी ही गलत है, इसमें कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन कंपनसेटरी पेशेंट, मतलब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक्यूमुलेट होने की वजह से पेशेंट कंपनसेटरी वे में क्या करता है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा होता है, ना कि रेस्पिरेटरी रेट डिप्रेस्ड हो रहा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन ए, इनेबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल टू एक्सक्रीट हाइड्रोजन एंड कंजर्व बाइकार्बोनेट। बिल्कुल सही, बॉडी क्या नहीं कर पाती उस टाइम, रीनल ट्यूब्यूल्स हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही और बाइकार्बोनेट को कंजर्व नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। ठीक है, देखो, एक क्लाइंट विद ARF स्टेट्स, एक क्लाइंट है जिसको एक्यूट रेनल फेलियर है, वो क्या बोलता है कि व्हाई एम आई ट्विचिंग एंड माई फिंगर्स एंड टोज आर टिंगलिंग, द नर्स शुड रिस्पॉन्स दिस इज कॉज्ड बाय। मतलब एक पेशेंट है, वो बोल रहा है ARF का है, वो बोल रहा है कि क्यों मेरे मतलब हाथ और पैर में खिंचावट हो रही है, उसमें टिंगलिंग से सेंसेशन हो रही है। ठीक है, तो नर्स क्या रिस्पॉन्स देगी कि क्यों हो रहा है, क्या वो एसिडोसिस की वजह से हो रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है कैल्शियम डिप्लेशन, ऑप्शन सी बोल रहा है पोटाशियम रिटेंशन, ऑप्शन डी बोल रहा है सोडियम क्लोराइड डिप्लेशन। अब पहली बार देखते हैं क्या ये सारी चीजें उसमें होती है। हाँ, देखो, एसिडोसिस भी होता है, कैल्शियम की कमी भी होती है, और पोटाशियम रिटेंशन भी होता है, हाइपरकैलेमिया भी होता है, और सोडियम क्लोराइड हाइपोनेट्रीमिया भी होता है। तो यानी ये चीजें तो सारी सही है, हो तो सब रही है, लेकिन ये किसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यानी हमें सिम्टम्स पता होने चाहिए। देखो, एसिडोसिस होगा ना तो पेशेंट क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेट करेगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। एसिडोसिस होता तो पेशेंट के यहाँ सिम्टम्स हाइपर वेंटिलेशन, पेशेंट हाफ रहा होता, जल्दी जल्दी सांस ले रहा होता, जल्दी जल्दी। ठीक है, ऑप्शन सी, पोटाशियम रिटेंशन। पोटाशियम रिटेंशन हाइपरकैलेमिया पे तो पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, कार्डियक पे क्या इंपैक्ट है, डिसरिथमियाज, ठीक है, ये होने के
चांसेस होते हैं। इट्स किस पे होता है, अगर पोटेशियम रिटेंशन होगा तो कार्डियक एबनॉर्मलिटीज, मतलब क्या होगा, अरिथमियाज होने के चांसेस है पेशेंट को, ठीक है। वहीं ऑप्शन डी सोडियम डिप्लेशन, अगर सोडियम की कमी होती है, ठीक है, तो पेशेंट को क्या क्या कंफ्यूजन है और हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि सोडियम के साथ वाटर भी आता है, अगर सोडियम कम तो वाटर भी कम, ठीक है। तो हाइपोटेंशन में चला जाएगा पेशेंट, लॉस ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। और क्या होगा, पेशेंट को ड्राउजीनेस पेशेंट को होगी, फटीग होगी, मसल वीकनेस होगी, ऐसे सिम्टम्स, क्रैम्प्स आएंगे, सीजर्स आएंगे। ये देखो एक चीज और देखना, जो सोडियम है, सोडियम के साथ क्या आता है, वाटर आता है, ठीक है। तो ये अगर सोडियम यहाँ कम होगा, चलो बाद में बताते हैं, अब बहुत ज्यादा हो जाएगा एक क्वेश्चन के अंदर ये। तो सोडियम क्लोराइड के ये सिम्टम्स होंगे। तो बचा कैल्शियम, कैल्शियम अगर कम हो जाता है, ये भी होता है हाइपोकैल्शियम। तो आपने एक वो वर्ड सुना होगा, टिटेनिंग हो जाती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर नंबनेस आ जाती है पैरों में, फीट में, ठीक है। मसल स्पाज्म यानी ट्विचिंग यानी खिंचावट होने लग जाती है, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। किसकी वजह से, आंसर क्या होगा, ये टिटेनिंग, ठीक है। इसके सिम्टम्स में होते हैं, उनमें क्या होता है, फिंगर्स और टोज में टिंगलिंग और ट्विचिंग, खिंचावट महसूस होती है, ठीक है। तो ये था आपका। अब आता है आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप आप सभी को साथ के साथ समझ आ रहे होंगे, ठीक है। अब हमारी स्क्रीन पे है लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज की वीडियो का होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट विद एआरएफ बिकम्स कंफ्यूज एंड इरिटेबल, एक एआरएफ का पेशेंट है, वो कंफ्यूज है और इरिटेबल है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस बिहेवियर, इसका मोस्टली क्या कारण हो सकता है इस बिहेवियर शो करने का, ठीक है। ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया है, ऑप्शन बी हाइपरनेट्रीमिया है, ऑप्शन सी है लिमिटेड फ्लूइड इनटेक है, ऑप्शन डी है आपका इंक्रीज बर्न लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोकैलेमिया, यानी पेशेंट, हमारे पास सिम्टम क्या है, कंफ्यूज है और इरिटेबल है पेशेंट, और पेशेंट एआरएफ का है, ठीक है। तो अब आते ही अपने सारे सिम्टम्स दिमाग में आ जाने चाहिए, क्या क्या हो रहा था, हाइपरकैलेमिया। अब देखो हम यहाँ ये नहीं कर सकते कि हाइपोकैलेमिया भी आता है, लेकिन कौन सी फेज में, डायरेटिक। अब हम रैशनल से करेंगे, हाइपोकैलेमिया होगा तो पेशेंट को मसल्स में वीकनेस और मसल वीकनेस होती है, ट्विचिंग होती है, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। सीएनएस से रिलेटेड कोई नहीं है कि कंफ्यूजन होगा, इरिटेबल होगा, इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाइपरनेट्रीमिया यानी बॉडी के अंदर सोडियम वैल्यू बढ़ रही है, सोडियम जब बढ़ता है तो क्या होता है, सोडियम के साथ वाटर भी बढ़ता है, तो फॉर्म क्या हो जाते हैं उनके, टिश्यू ट्रगर हो जाता है, ठीक है। एजिटेटेड हो सकता है पेशेंट, पर इरिटेबल और कंफ्यूज नहीं होगा। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड फ्लूइड इनटेक, अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड इनटेक कम है तो फटीग होगी, थकावट होगी पेशेंट को, ठीक है, ना कि कंफ्यूजन, इरिटेबल। नेक्स्ट इज इंक्रीज बर्न लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यहाँ देखो अगर बॉडी के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरेमिया हो गया, यानी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की वैल्यू बढ़ गई, जो कि क्या है, सीएनएस के लिए हमारे क्या है, टॉक्सिक है, जो क्या है, सीएनएस के लिए टॉक्सिक है, जिसकी वजह से मेंटल क्लाउडीनेस, कंफ्यूजन, ठीक है, और जिसकी वजह से जो लीड कर सकता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को भी लीड कर सकता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, बर्न लेवल की बढ़ने की वजह से कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या है, माइंड से रिलेटेड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसमें तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो कि हमारे जो यूरिया है वो क्या है, हमारे टॉक्सिक है सीएनएस के लिए, उसकी वजह से ये सिम्टम्स उसको शो हो रहे हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आप, हाँ, अगर आप ऐसे ही थ्योरी के साथ क्वेश्चनियर्स वाली वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर पे होगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।